Hello everyone, in today's class we'll be talking about French Revolution, which is the first chapter of class 10th history. I have already made a video which consists about what is French Revolution, what is the main concept of French Revolution, and various other questions like reasons for empty treasury and system of taxation. If you have not watched that video, go check that video out. If you require any information about live classes or recorded classes, you can contact at the number given below. Moreover, if further information is sought about the Insta handles and the Facebook page, it would be given in the description box. Do like, share, comment and subscribe the channel. Now let's start with this. आज की क्लास में हम लोगों ने दो मेजर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है. सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है and what are the middle class revolts. After these two questions, our first unit of this chapter would be completed. Now let's start with this. Subsistence crisis actually होता क्या है? What is subsistence crisis? Subsistence crisis is a situation when the basic means of living is not available to the mankind. जब बेसिक चीजें भी मैनकाइंड को अवेलेबल नहीं होती तो हम कहते हैं कि आप सबसिस्टेंस क्राइसिस के अंदर हो. ये बेसिक चीजें क्या होती हैं? ये बेसिक चीजें होती हैं प्रॉपर फूड, प्रॉपर क्लोथिंग एंड प्रॉपर शेल्टर. अगर आपके पास प्रॉपर फूड, प्रॉपर क्लोथिंग, प्रॉपर शेल्टर नहीं है तो हम कहते हैं कि आप सबसिस्टेंस क्राइसिस के अंदर हो. Now we need to discuss is how this process led France to subsistence crisis. क्या वो ऐसा प्रोसेस था जिससे फ्रांस सबसिस्टेंस क्राइसिस की तरफ गया? First of all, from 1715 to 1789, the population of France rose exorbitantly from 23 million to 28 million. जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई from 1715 to 1789. इतनी तेजी से जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है किसी भी कंट्री में तो उस कंट्री की डिमांड इंक्रीज होती है. हम एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं हाउस होल्ड का. एक हाउस होल्ड के अंदर जिसके अंदर सिर्फ 2 मेंबर्स हैं और वो 4 केजीज की वीट डिमांड करते हैं. अगर उस हाउस होल्ड के अंदर 2 से 4 मेंबर्स होंगे तो वीट की जो कंजम्पशन है, वीट की जो डिमांड है वो भी 4 केजीज से 8 केजीज हो जाएगी. वो भी डबल हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी. तो अगर एक ऐसी कंट्री में पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन इतनी तेजी से बढ़ती है तो डिमांड भी बहुत तेजी से इंक्रीज होती है फूड ग्रेन्स. हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इन फ्रांस के अंदर. जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज हो गई फूड ग्रेन्स की. अब अगर डिमांड इंक्रीज होती है फूड ग्रेन्स की और सप्लाई अभी भी कांस्टेंट है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सप्लाई है फूड ग्रेन्स की, जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स की वो अभी भी उतनी है. इसका रिजल्ट क्या होगा? प्राइस इंक्रीज हो जाएगा फूड ग्रेन्स की. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप शॉपकीपर के पास जाओ, शॉपकीपर के पास सिर्फ 2 ही चीजें पड़ी हैं और आप खरीदने वाले 10 लोग हो. आपको शॉपकीपर को कहोगे कि जो चीज आप 10 में बेचते हो ना, आप मेरे को वो 20 में बेच दो. आप मुझे वो इंक्रीज प्राइस में दे दो लेकिन वो चीज मेरे को दे दो. तो जब भी बेटा डिमांड इंक्रीज होती है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट ही रहती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो कंज्यूमर है वो इंक्रीज्ड प्राइस पे भी खरीदने को तैयार हो जाता है. वो कहता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं तब भी वो चीज आप मेरे को दे दो. So population rose as a result of increasing population. Demand rose, but supply constant. The price of food grains increased. Food grains का जो प्राइस था वो इंक्रीज हो गया. अब फूड ग्रेन्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, मार्केट में चीजें जो है वो महंगी हो गई हैं, लेकिन आपकी जो वेजेस है, आपकी जो सैलरी है वो अभी भी उतनी की उतनी है. जो वर्कर्स वगैरह काम करते हैं उनको जो वेजेस मिलती हैं वो आज भी उतनी ही मिल रही है. The wages they are receiving is now also constant. अभी भी वो उतनी ही है. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वो जो चीजों की जो प्राइस बढ़ चुकी है ना मार्केट के अंदर, वो उन चीजों को अफोर्ड नहीं करते. They would not be able to afford the food grains which are available in the market. और अगर वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो गैप वाइडन हो जाएगा रिच और पुअर के बीच में. रिच और रिच होते जाएंगे, पुअर और पुअर होते जाएंगे, और इसकी वजह से रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो और वाइडन हो जाएगा. तो हम लोगों ने इसका प्रोसेस पढ़ा. हम लोगों ने कहा कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई भी उतनी की उतनी है. अगर सप्लाई कांस्टेंट रहेगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, प्राइसेस राइज हो जाएंगे, लेकिन अभी भी वर्कर्स की वेजेस कांस्टेंट है. तो इससे क्या होगा? रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो वाइडन हो जाएगा. अब एक ऐसी सिचुएशन के अंदर, एक ऐसी कंट्री के अंदर जहां रिच और पुअर का गैप वाइडन हो रहा है, वहां पे ड्रॉट आ जाता है, वहां पे हेलस्टॉर्म आ जाता है, वहां की क्रॉप्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो क्या होता है? ऐसी कंट्री सबसिस्टेंस क्राइसिस में चली जाती है. यही चीज यहाँ पर इस सर्कल के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे. 1715 से 1789 की पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन 28 मिलियन हो गई. जब पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती है, इतनी एक्सॉर्बिटेंटली बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ती है फूड ग्रेन्स की.
अब डिमांड बढ़ रही है फूड ग्रेन्स की, लेकिन सप्लाई अभी भी उतनी की उतनी है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो प्राइस होता है वो राइज कर जाता है। अगर प्राइस राइज कर रहा है लेकिन आपकी वेजेस उतनी की उतनी है, तो रिच और पुअर के बीच का गैप जो है वो वाइडन हो जाता है। एक ऐसी कंट्री में जहां रिच और पुअर का गैप वाइडन होता जा रहा है, वहां पर अगर ड्रॉट और हेलस्टॉर्म के आने से पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो कंट्री सब्सिस्टेंस क्राइसिस की तरफ चली जाती है। एक ऐसी कंट्री जहां के लोग बेसिक चीजों को भी अफोर्ड नहीं करते। A country in which the basic means of living is also not affordable। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है और क्या प्रोसेस था जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस की तरफ। आप लोग इस क्वेश्चन को बुक में से रीड करो और उसके बाद इस टेबल, इस चार्ट को भी अपने पास ड्रॉ करो, इस फ्लो चार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स। अब देखो, हमने जब पढ़ा पहली क्लास के अंदर कि हम लोगों ने फ्रेंच सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया। The French society was divided into 3 estates for the purposes of taxation। टैक्स लगाने के पर्पस के लिए हमने फ्रेंच सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। जब हमने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, हमने कहा कि सिर्फ थर्ड एस्टेट जो है वो टैक्सेस पे करेगी। ओवरऑल बर्डन ऑफ द फ्रेंच इकोनॉमी वाज पुट अप ऑन द थर्ड एस्टेट टू पे टैक्सेस। पूरी फ्रेंच सोसाइटी का बर्डन जो था वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट पे रख दिया गया कि आप पूरे के पूरे बर्डन को बियर करोगे। अब थर्ड स्टेट को बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, देखो। दे हैड टू फेस एट्रोसिटीज एंड प्रॉब्लम्स लाइक टैक्सेस। पूरे का पूरा टैक्सेस का बर्डन किसके ऊपर था, वो थर्ड स्टेट के ऊपर था। एंड सेकंड इज बाय बर्थ प्रिविलेजेस। जो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी ना, इनके पास कुछ बाय बर्थ प्रिविलेजेस थे। बाय बर्थ प्रिविलेजेस क्या होती हैं कि बाप के बाद वो जो पोजीशन है वो बेटे को मिल जाती है। वो चीज हेरिडिटरी में चल रही है। अगर मेरे फादर एक कोर्टियर हैं, तो उसके बाद उनकी डेथ के बाद मैं उस किंग के कोर्ट के अंदर कोर्टियर बन जाऊंगा। अगर अभी लुइस 16 किंग है, तो उसकी डेथ के बाद उसका बेटा रूलर बन जाएगा। ये चीज क्या है, ये चीज हेरिडिटरी है। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनको इस चीज से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आप हेरिडिटरी की चीज को कैसे फॉलो कर सकते हो। यू मस्ट थिंक अबाउट मेरिट। आप क्वालिटी के बारे में सोचो, आप क्वालिफिकेशंस के बारे में सोचो, आप क्यों हेरिडिटरी का पोजीशन फॉलो कर रहे हो। इसी वजह से ये 2 प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे थे। सबसे पहली चीज एक तो टैक्सेशन का सिस्टम, और दूसरी चीज जो भी जॉब थी, जो भी पोजीशंस थी, दैट वर गिवन बाय बर्थ। ऑल द प्रिविलेजेस, ऑल द पोजीशंस वर गिवन बाय बर्थ एंड द बेनिफिट ऑफ मेरिट वाज नॉट कंसीडर्ड। मेरिट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, क्वालिटीज के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो लोग रिवोल्ट करें। काफी सालों से जो पेजेंट्री क्लास थी, जो अनएजुकेटेड क्लास थी, वो रिवोल्ट कर रही थी। द अनएजुकेटेड पुअर पीपल वर रिवोल्टिंग फॉर सम टाइम, लेकिन हर बार उनका रिवोल्ट जो था वो फेल हो जाता था। वो फेल क्यों हो रहा था? बिकॉज वो लोग मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे। व्हाट डू आई मीन बाय मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे? वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। वो लोग अनएजुकेटेड जो पुअर लोग थे, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, ना उनके पास एजुकेशन थी। वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इस बार रिवोल्ट करने का काम जो था वो मिडिल क्लास लोगों का। दे डिसाइड टू स्टार्ट अप विद रिवोल्ट्स। जब उन लोगों ने रिवोल्ट्स के बारे में सोचा, तो उनके मन में एक आइडिया बिल्कुल क्लियर था। जो वो रिवोल्ट कर रहे हैं, एक तो इस टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट है, और दूसरा जो ये बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलती है, इसके अगेंस्ट। तो हमारे पास 3 राइटर्स आए, जॉन लॉक, जीन जैक रोजियो एंड मॉन्टेस्क, जिन्होंने अपनी अपनी बुक से अपने आइडियाज को प्रेजेंट किया। सबसे पहले है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने बुक लिखी 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके अंदर उन्होंने बात करी कि जो एब्सोल्यूट रूल हमने मोनार्क को दे रखा है, उसे खत्म कर देना चाहिए। एब्सोल्यूट रूल का मतलब है जो हमने सारी की सारी पावर, सारी की सारी डिस्क्रिशन हम लोगों ने मोनार्क को दे रखी है, किंग को दे रखी है, उसे खत्म कर देना चाहिए। दिस वाज आवर फर्स्ट राइटर जॉन लॉक, in whose book 2 treaties of the government he wrote कि जो सारी की सारी पावर अपने मोनार्क के हाथों में दे रखी है, उस पावर को खत्म कर देना चाहिए। सेकेंड राइटर हमारे पास है जीन जैक रोजियो, who wrote in his book social contract about people and their representatives। उसने कहा कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकें। ये चीज हेरिडिटरी नहीं होनी चाहिए कि किंग के बाद उनका बेटा राजा बन जाए। कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें कि ये हमारे लिए कंट्री को चलाए। एंड थर्ड हमारे पास है मॉन्टेस्क। मॉन्टेस्क ने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ द लॉज के अंदर लिखा कि हमारे को पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। Montesquieu in his book Spirit of the Laws talked about the distribution of power into 3 parts: legislature, executive and judicial। उसने कहा जो सारी की सारी पावर हमने मोनार्क को दे रखी है, किंग को दे रखी है, एक सिंगल आदमी को दे रखी है,
उस पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर इज आवर लॉ मेकिंग बॉडी, ऐसी बॉडी जो लॉज बनाती है। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूं तो पार्लियामेंट हमारी कंट्री में वो बॉडी है जो लॉज बनाती है, तो लेजिस्लेचर। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो उस लॉ को इन्फोर्स कराते हैं, दैट इज आवर पुलिस, दैट इज आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी लॉ बनता है पार्लियामेंट के अंदर उसको इन्फोर्स करने का काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे पुलिस में करते। एंड थर्ड इज जुडिशरी। अगर कोई लॉ पास होता है और उस लॉ के रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आते हैं, कोई भी लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, तो उसको रिजॉल्व किसको करना होता है? उसको जुडिशरी को रिजॉल्व करना है। जुडिशरी नीड्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो ये 3 राइटर्स हमारे पास आए जिन्होंने अपने आइडियाज प्रेजेंट करे। जॉन लॉक इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट रिफ्यूटेड एब्सोल्यूट रूल ऑफ द मोनार्क। उसने मना करा कि सारी पावर मोनार्क को नहीं देनी चाहिए। जीन जैक रोज़ियो in his book Social Contract talked about there must be a system through which people elect their representatives, and Montesquieu through his book Spirit of the Laws talked about the classification of power threefold in legislature, executive and judiciary, law making body, law enforcing body and resolving conflicts. अब जो ये तीनों के तीनों लोग थे, मिडिल क्लास पीपल जो थे, ये लोग एजुकेटेड थे। जो एजुकेटेड राइटर्स थे, जब उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी ना, तो सिर्फ एजुकेटेड लोग इनकी बुक्स को पढ़ पाते थे। Now what about the uneducated, the illiterate people? तो ऐसे टाइम पे फ्रांस के अंदर कॉफी शॉप्स के अंदर, सैलून्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर इनकी बुक्स को वाइडली रीड करा गया। जोर जोर से इनकी बुक्स को पढ़ा गया कि जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं वो भी सुन के, वो भी ऑडियो के थ्रू इस चीज़ों को समझ सकें। सो इन कॉफी शॉप, इन सैलून्स, इन प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस के अंदर इन तीनों की बुक्स को वाइडली रीड करना। सो बेटा ये हमारे पास आता है फर्स्ट यूनिट के अंदर। Now let us discuss फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। हमने डिस्कस कर लिया उसके अंदर रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। जब लुईस 16 रूल बना तो रीजंस क्या थे एम्प्टी ट्रेजरी के? सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, सिस्टम ऑफ एस्टेट्स, सबसिस्टेंस क्राइसिस एंड मिडिल क्लास रिवोल्ट्स। और मिडिल क्लास रिवोल्ट्स के अंदर हमने इन 3 लोगों के बारे में। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी पोज करता हूँ। मॉन्टेस्क्यू जो ये बात कर रहा है स्पिरिट ऑफ द लॉज के अंदर की, जो 3 फोल्ड हम लोग पावर करेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, जैसे ही उसने ये चीज लॉन्च की तो ये चीज यूएसए ने भी अडॉप्ट की। यूएसए अडॉप्टेड दिस 3-fold पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए ने इस 3-fold पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट भी किया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि फ्रांस ने हेल्प करी थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज की टू गेन इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने इस चीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉलो किया। So with this we have completed the first unit of our chapter, French Revolution. Do like, share, comment and subscribe, and if you have any doubts you can ask in the comment section. Thanks a lot everyone.